Hello students, good morning. This video lecture is related with the adaptive radiation in mammals. This is for the BSc third year students. Adaptive radiation in mammals को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में adaptive radiation term को समझेंगे. Adaptive radiation term is actually related with the evolution topic. ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम मैमल्स के स्पेसिफिक अडेप्टेशंस को देख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे आपको फिजियोलॉजी एडेप्टिव रेडिएशन आपको देखना है. एडेप्टिव रेडिएशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन मीन्स होता है कि एक स्पीशीज अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट मल्टीपल स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, मीन्स जैसे अगर हम इस हैंड को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये एक सिंगल स्पीशीज है, और अगर ये मल्टीपल स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक एक स्पीशीज आपकी 5 स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो दिस इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन. एक सिंपल जिसको हम एक हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो. अब हम इसकी जो बुक की लैंग्वेज होती है इसको देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ रैपिड डाइवर्जेंस ऑफ मल्टीपल स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल लीनिएज इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन. मीन्स एक सिंगल एंसेस्ट्रल लीनिएज जो था वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग फॉर्म्स में स्प्लिट हुआ और उसने एक नई स्पीशीज अपनी बनाई. ठीक है, तो ये जो बेसिकली प्रोसेस होता है ये एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होता है. नॉर्मल जो एक कोर्स रहता है एडेप्टिव रेडिएशन का, नॉर्मल जो कंडीशंस रहती हैं उसमें हम कहते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ ऐसी बनी कि एक स्पीशीज अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई. यानी एक स्पीशीज अपने आप को उस पर्टिकुलर हैबिटेट में अडेप्ट करने के लिए चेंज हो गई अपनी पेरेंटल लीनिएज से, उसके जेनेटिक कंस्ट्रेंट्स में चेंज आ गया. देखिए दो टर्म्स होती हैं, एक तो होता है आपका एडेप्टेशन, दूसरा होता है एक्लेमेटाइजेशन. एडेप्टेशन की जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं जेनेटिक लेवल पे चेंजेस हो जाते हैं, और जब जेनेटिक लेवल पे चेंजेस हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपस में एक दो स्पीशीज में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है. स्पीशीज वर्ड हम उनके लिए यूज़ करते हैं, उन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं जिनमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती है. तो अगर इंटरब्रीडिंग इनहिबिट हो जाती है तो उस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम कहते हैं स्पीशीज. तो एक पेरेंटल लीनिएज से अपने आप को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए इतने मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं कि उनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होती है, और तब हम इस प्रोसेस को कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन. In evolutionary biology, adaptive radiation is a process in which organisms diversify rapidly from an ancestral species into multitude of the new forms, particularly when they change in environment, make new resources available, create new challenges, or open new environmental niche. जिस भी पर्टिकुलर लाइक सपोज कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है, यहाँ पे हम एनिमल्स की बात करते हैं, यानी मैमल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स है, तो अगर मैमल का एक ग्रुप, ठीक है, जैसे आपके लो लैंड पे कुछ ग्रुप रह रहे थे, वो अगर हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, ठीक है, तो या टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स थे वो आपके एक्वेटिक हैबिटेट में चले जाते हैं, तो क्या हुआ, आपका टोटली चेंज हो गया एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो रह रहे थे वो टोटली चेंज हो गया. अब वहाँ पे चूंकि उनको नए चैलेंजेस हैं, लाइक हायर एल्टीट्यूड पे आपके लिए नए चैलेंजेस हैं, इस तरह से हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करेंगे, नए चैलेंजेस हैं. तो लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं वो उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे उनको फूड सेफ्टी है, रिप्रोडक्शन सेफ्टी है, दूसरा इनकी लिविंग सेफ्टी है. इन सभी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, यानी इनकी फीडिंग, रिप्रोडक्शन, इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करने के लिए ये इन्वायरमेंट इनके लिए सुटेबल है. तो अब इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए इनकी बॉडी में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं. इन चेंजेस की वजह से, और ये चेंजेस होते हैं वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन चलते जाते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन में ये चेंजेस और ज़्यादा इंक्रीज होते हैं और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये अब अपनी पेरेंटल स्पीशीज से टोटली डिफरेंट हो जाते हैं. यानी कि नाउ अब इनके लिए क्या होता है कि वो जो हैबिटेट है वो इनके लिए ज़्यादा सुटेबल है एज कम्पेयर टू देयर लीनेज, एज कम्पेयर टू देयर पेरेंटल लीनेज. अब वो वापस से उस एनवायरनमेंट में नहीं आ सकते क्योंकि वो पूरी तरह से अपने नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल चुके होते हैं.
So this is the new adaptive radiation. Starting with a single ancestor, this process results in the speciation and phenotypic adaptations of an array of species exhibiting different morphological and physiological trait. Morphological aspect देख लीजिए, आप physiological aspect देख लीजिए, उसमें बहुत सारे changes हो जाते हैं, and all these changes are related with the genetic changes. Genetics में changes हुए, genes changes हुए, उनसे बनने वाली proteins changes हुई, तो ultimately physiology और morphology. देखिए फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी जो है इट ऑलवेज कम्स आफ्टर जेनेटिक चेंजेस. पहले आप जीन्स में जीन के लेवल पे चेंजेस होते हैं, प्रोटीन लेवल पे चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस के एक्यूमुलेशन से जो रिजल्ट निकलता है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस. इन चेंजेस की वजह से ही हमें उस पर्टिकुलर स्पीशीज का शेप साइज डिफरेंट नजर आता है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि अडेप्टिव रेडिएशन के लिए ज़रूरी होते हैं, सबसे पहले होता है आपका स्पेसिफिकली रीसेंट एंसेस्ट्री. ठीक है, एक रीसेंट एंसेस्ट्री होनी चाहिए. फिनोटिपिकली इन्वायरमेंटल कोरिलेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं होता कि आप अगर उस इन्वायरमेंट में बिल्कुल फिट महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर हम वहाँ पे नहीं रहेंगे और वो चेंजेस नज़र नहीं आएंगे. स्पीशीज में जो वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, जैसे आप एक एल्टीट्यूड की ही बात कर लीजिए, हायर एल्टीट्यूड की बात कर लीजिए, उसमें भी एक जो स्लोप बना हुआ है, ठीक है, किसी पहाड़ी का जो स्लोप है, वहाँ पे हम छोटे छोटे एनिमल्स की अगर हम बात करें, हायर एल्टीट्यूड पे आपको डिफरेंट एनिमल स्पीशीज मिलेंगी, लोअर मिडिल का जो एरिया वहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीशीज मिलेगी, और जो लोअर लैंड एरिया है वहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीशीज मिलेगी एक ही फाइलम की, क्योंकि वो उस स्पीशीज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल चुकी है, वो वहीं पे रहने के लिए अडॉप्ट हो चुकी है. मिडिल वाली दोनों जगह को क्रॉस नहीं करती है. ऊपर नीचे जो हायर एल्टीट्यूड है, लोअर एल्टीट्यूड है, उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं होता कि वो इतनी डिस्टेंस कवर कर ले. अगर हम छोटे एनिमल्स की बात करते हैं, बहुत छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनकी रैपिड स्पेशिएशन का प्रोसेस क्या होता है, रैपिडली होता है. तो जेनेटिक जो चेंजेस होते हैं जनरेशन टू जनरेशन इतने ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं कि वो जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं. अडेप्टिव रेडिएशन के लिए कंडीशंस जो होनी चाहिए उनमें सबसे पहले होता है न्यू हैबिटाट हैज ओपनड अप. एक नया हैबिटाट बनना चाहिए. लाइक एग्जांपल अगर हम देखें, लाइक वॉल्केनो, ठीक है, मिडिल ऑफ द ओशियन में अगर आपको वॉल्केनो होती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक सडनली एक आइलैंड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, एक लैंड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है. Can create a new ground in the middle of ocean, and this is the case in place like Hawaii and Galapagos. Galapagos Island, Galapagos Finches is a most famous example for the adaptive radiation. Finches का example, ये सब आपका evolutionary portion है. मैं आपको यहाँ पे required नहीं है इसको समझने का, लेकिन आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा ये ज़रूर कि अडेप्टिव रेडिएशन गैलापागोस आइलैंड, वहाँ पे एक ही फिंच जो होती है, एक ही टाइप की जो बर्ड होती है, फिंचेस जो होती हैं, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं उनकी बीक में. फॉर द सर्वाइबिलिटी के लिए उनका जो फीडिंग हैबिट है उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं. एक ही स्पीशीज काफ़ी अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है. न्यू हैबिटाट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड. अपने पेरेंटल हैबिटाट से आइसोलेटेड होना चाहिए. इतना आइसोलेशन होना चाहिए कि वो स्पीशीज जो नई स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर नए हैबिटाट में आई है वो वापस से अपनी पेरेंटल जगह पे नहीं जा सके. अगर ऐसा हुआ कि वो फ्रीक्वेंटली मूव कर सकते हैं तो फिर जेनेटिक चेंजेस इसमें डेवलप नहीं होंगे. सो दिस इज सेकेंड कंडीशन. This new habitat is relatively isolated. The new habitat has a wide availability of the niche species. एक अवेलेबिलिटी जो उनकी प्राइम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल की, लाइक फूड, प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन, ये तीन क्राइटेरिया होते हैं बेसिकली किसी भी स्पीशीज के फ्लरिश करने के लिए. तो ये तीनों क्राइटेरिया अगर कोई नया हैबिटाट फुलफिल करता है तो फिर अडेप्टिव रेडिएशन जो है एक फास्ट पेस पे हो सकता है. ना अब हम स्पेसिफिकली अपने टॉपिक पे आते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स. थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री को देखने की कोशिश करते हैं. मैमल्स का जो ओरिजिन हुआ था दैट इज रिलेटेड विद द मेसोजोइक एरा. देयर आर 5 एराज. इवोल्यूशन की जब हम बात करेंगे, जब हम इवोल्यूशन की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे कि एराज क्या होते हैं. तो एराज जो है उसमें मीसोजोइक एरा जो है वो रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों से रिलेटेड होते हैं. एक्चुअली मैमल्स का जो ओरिजिन है वो आपके मीसोजोइक एरा में है, जबकि सीनोजोइक एरा जो है एडेप्टिव रेडिएशन हुआ है मैमल्स का. During Mesozoic era, the age of reptiles, dinosaurs, mammals were small, generalized and rare. By the end of Mesozoic or beginning of Cenozoic,
The dinosaurs vanished and mammals suddenly expanded into varied evolutionary pattern. Early in the Cretaceous, placental mammals become distinct from the marsupials. आपको ये पता है मीसोजोइक एरा में 3 पीरियड्स थे, क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक, ठीक है। तो जुरासिक पीरियड जो है वो डायनासोर्स के डाइवर्जन से रिलेटेड है। जुरासिक पीरियड में बहुत फ्लरिश किए और जुरासिक पीरियड के बाद जो आपका क्रिटेशियस पीरियड आता है उसमें वो कम्प्लीटली एब्सेंट हो गए। लेकिन क्रिटेशियस पीरियड में प्लेसेंटल मैमल्स जो होती हैं वो और मार्supial मैमल्स इनमें ओरिजिन हुआ, इनका ओरिजिन हुआ, बट इनमें डिस्टिंक्ट ये एक दूसरे से अलग भी हो गए। देखिए मार्supials जो है वो अर्ली डेवलप थे, लेकिन मार्supials अब जो हम कहते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड ओरिजिन है, इनका रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, हम कहते हैं मार्supials आर प्रेजेंट ओनली इन द ऑस्ट्रेलियन रीजन। एक्चुअली पहले जो लैंड थी वो एक सिंपल लैंड थी, गोंडवाना एंड लॉरेशिया 2 ही लैंड थे। पहले पैंगिया थी, पैंगिया 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुई, गोंडवाना एंड लॉरेशिया। तो लैंड्स की जब तक फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हुई तब तक क्या था, मार्supials जो थे वो एक लोकेलिटी में थे, दे वर फ्री टू मूव। लेकिन जब इन लैंड्स में भी फर्दर स्प्लिटिंग हुई, ऑस्ट्रेलिया एक अलग रीजन बना, तो वहाँ पे जो मैमल्स थे, वहाँ पे जो मार्supials थे, उनके लिए अपने आप को फ्लरिश करना बहुत आसान हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो यूथेरियन मैमल्स थे वो तब तक ओरिजिनेट नहीं हुए थे। तो यूथेरियन मैमल्स ऑस्ट्रेलियन रीजन में नहीं थे, इसकी वजह से मार्supials ने आपको फ्लरिश कराया। उनके पास में बहुत सारा फूड वगैरह था, बहुत सारी स्पेस थी, उन्होंने ग्रो किया, अपनी स्पीशीज को फ्लरिश किया। लेकिन जो बाकी लैंड थी ऑस्ट्रेलियन रीजन से जो अलग लैंड थी, लाइक यूरोपियन एंड एशियन जो एक लैंड थी, वहाँ पे मार्supials जो है वो धीरे धीरे एक्सटेंट होने लगे, क्योंकि उनके कंपैरिजन में जो यूथेरियन मैमल्स थे, जो ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैमल्स थे, जो ज़्यादा एडवांस मैमल्स थे, उन्होंने मार्supials को वैनिश कर दिया, उन्होंने उसको कॉम्पीट में वो उनको हरा दिया, जिसकी वजह से मार्supials जो हैं वो आपके अदर लैंड्स में फ्लरिश नहीं होते हैं, वहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेंगे। मार्supials आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन द ऑस्ट्रेलियन रीजन। जो बाकी आपको कहीं पे दिखाई देते हैं, लाइक सदर्न अमेरिका में आपको कुछ मार्supials आप देख सकते हैं, तो वो एक अलग केस है। कुछ लैंड ब्रिजेस थे जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका जो थे वो जुड़े हुए थे पहले के वक्त में, तो कुछ मार्supials जो है वो सदर्न अमेरिका की तरफ रन कर गए और वहाँ पे अभी आप कुछ मार्supials को देख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे बहुत सारी एनिमल स्पीशीज ऐसी हैं जो पर्टिकुलर उसी एरिया में प्रेजेंट होती हैं, तो उसका रीजन है कुछ, ठीक है। मार्supials जो आपके ऑस्ट्रेलियन रीजन में है, वहाँ पे बेसिक जो उनका रीजन है वो ये कि वहाँ पे उनके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, तो उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से फ्लरिश किया। ड्यूरिंग इयोसिन एंड ओलिगोसिन, ये हम बात करें सीनोजोइक एरा की, most of the order of mammals originate moving into habitat and ecological niche vacated by the extinct dinosaurs. This evolution from a single ancestral species to a variety of forms which occupy different habitat is called adaptive radiation or divergent evolution. The concept of adaptive radiation in evolution was developed. Osborn, example often given as evidences include Darwin finches of the Galapagos Islands, varied limb structure of mammals, Australian marsupials. तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे that is for the varied limb structure of mammals की बात करेंगे, इसके अलावा हम dentition की बात करेंगे। Radiation in the limb structure of mammals. Mammals में क्या होता है आप देखेंगे, मैमल्स का हैबिटाट अलग अलग है। मैमल्स जो थे आर्बोरियल भी हैं, बरोइंग भी हैं, ठीक है, आपके एक्वेटिक भी हैं, फ्लाइंग भी हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो इन वेरिएशन के लिए, इस तरह की हैबिटाट के लिए, इनमें इनके किस बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला, लिम्स में, ठीक है। तो लिम्स आप यहाँ पे अडेप्टिव रेडिएशन में लिम्स का एग्जाम्पल देखते हैं। Mammalian limbs are the modification of pentadactyl limb. Primitive ancestral mammals are believed to have been short-legged, five-fingered creatures living on ground. The limbs were not modified for a particular type of locomotion. These animals were terrestrial, and these terrestrial animals ancestors formed the ancestors of modern animal. यानी आपके जो ancestors थे वो कैसे थे, terrestrial habitat के थे, लेकिन terrestrial habitat में बहुत ज़्यादा overcrowding, बहुत ज़्यादा competition की वजह से अपनी स्पीशीज को फ्लरिश करने के लिए ये लोग अलग अलग हैबिटाट में चले गए। कुछ आपके सी ओशन में चले गए, कुछ ट्री पे चले गए, कुछ केव में चले गए। तो इन सब
हैबिटाट में, इन नए हैबिटाट में अपने आप को फ्लरिश करने के लिए इनके लिम्ब में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिला, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिले। दीज एनिमल्स from these terrestrial mammals, the different line of radiation in the following manner. One evolutionary line radiate to form arboreal forms which have adapted limb for free life in tree. तो एनिमल्स जो ट्री पे चले गए वो कौन से थे आपके? स्क्विरल थे, स्लॉथ एंड मंकीज। आप उनमें यहाँ पे देखेंगे उनका तीन तरह के आपके लिम्स होती हैं, प्लेंटिग्रेड, डिजिटिग्रेड एंड एक कभी थोड़ा रिकॉल नहीं हो रहा है, सॉरी, मुझे जैसे ही याद आता है मैं आपको बताती हूँ। प्लेंटिग्रेड, डिजिटिग्रेड एंड अंगुलीग्रेड, यस, ठीक है। तो प्लेंटिग्रेड ऐसे होते हैं जो पूरे सोल को काम में लेते हैं, डिजिटिग्रेड जो सिर्फ डिजिट्स पे चलते हैं, इस तरह के होते हैं जिनके सिर्फ डिजिट पे होते हैं, एंड अंगुलीग्रेड जिसमें पूरी फिंगर्स काम में आ रही होती है, ठीक है, इस तरह से पूरा उनका पोर्शन मुड़ा हुआ होता है। सो ये तीन तरह के अडेप्टेशंस आपको बेसिकली लिम्स में देखने को मिलते हैं। Another line leads to aerial, representing mammals adapted for flight. Only bats occupy the position at the terminus of the line, since they are only truly flying mammals. फ्लाइंग जो मैमल्स होती हैं उनमें क्या होता है? स्किन का मॉडिफिकेशन होता है, जैसे हम पटेजियम भी कहते हैं, ठीक है। स्किन जो लिम्स के बीच में, फोर लिम एंड हाइंड लिम, नेक वाले रीजन में भी कुछ एक में होता है, तो ये जो स्किन होती है ये फ्लैप लाइक हो जाती है और ये इनको एक्वेटिक करते हैं। यहाँ पे आपको विंग्स या फेदर्स देखने को नहीं मिलते, स्किन की ही मॉडिफिकेशन होती है। आर्बोरियल एंड एरियल फॉर्म्स आर नॉट अराउज Arboreal and aerial forms are not aroused independently from the terrestrial forms as shown in diagram. It is believed that the ancestral aerial forms were previously live in tree, having gliding type of locomotion, which later gave rise to the true flight. Hence, perhaps the gliding formed terrestrial transitional type of locomotion between the climbing and true flight. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लाइंबिंग एरियल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका ग्लाइडिंग जैसी चीज दिखाई देती है, बहुत ज्यादा फ्लैपिंग नहीं होती है इधर। Third line of radiation give rise to cursorial, horse and antelope, ठीक है। They have developed limbs suitable to rapid movement over the surface of ground. Along this line also developed other mammals with less strongly modified limbs such as wolves, fox, lions. मतलब आप कर्सोरियल जो हैबिट है उसमें भी आपको अलग दिखाई देंगे। कर्सोरियल होते हैं फास्ट रनिंग एनिमल होते हैं, और एक होता है नॉर्मल पेस पे जो रनिंग होते हैं, तो फास्ट रनिंग एनिमल्स में लिम्ब डेवलपमेंट अलग होता है। Fifth line of radiation leads to the aquatic animals. Aquatic animals में whale and porpoises having limbs strongly adapted for the aquatic life. Aquatic life को करने के लिए क्या होते हैं? Streamlined body होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके जो रेस्पिरेशन के लिए कुछ अलग फीचर्स होते हैं, गिल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं वहाँ पे। दूसरा आपके जो लिम्स हैं वो फ्लिपर्स की तरह वर्क करने चाहिए। आपकी जो फोर लिम्स है, इनकी जो ये फिंगर्स हैं, ठीक है, इनके बीच की जो स्किन है वही एक आपके फ्लैपिंग की तरह वर्क करती है, बीच की स्किन जो एक्सटेंड हो जाती है। While sea lion and walrus also have strongly modified limbs for aquatic life, but they were also able to move about on the land. तो ये क्या होता है? सेकेंडरी अडेप्टेशन हो जाती है। The third group include accomplished swimmers that such as other polar bear which are equally at home and in water and on land. तो अलग अलग कितना ज़्यादा इनमें अडेप्टिव रिडक्शन हुआ है, कितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है, कितना ज़्यादा वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, उसके हिसाब से फिर मॉडिफिकेशन में भी वेरिएशन है। Thus all the mammals of different radiating line have limbs more or less adapted for the some particular mode of locomotion. All the lines start from a common center representing the short pentadactyl limb of terrestrial mammals. Some form that central evolutionary lines radiate out in the various directions. Hence, adaptive radiation is evolution in several directions starting from a common ancestral type. तो एक ही lineage है जिसमें अलग अलग आपको variations देखने को मिलेंगे। Evolutionary relationship की बात करते हैं, hence all the animals include in the diagram. अभी हम एक diagram देखेंगे next slide में, जहाँ पे आप इसको और भी अच्छे से समझ सकेंगे। They must be related to each other. Possession of this common limb pattern indicate close relationship not only among the mammals but also by birds, reptiles and amphibians, by all the vertebrate except fishes.
अब हम दो तरह के स्ट्रक्चर और होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स और होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका बेसिक डेवलपमेंटल प्लान या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सिमिलर होता है। तो एडेप्टिव रेडिएशन में जो एनिमल्स जाते हैं जिनकी लिम्ब में आप देखेंगे, देखिए आप नेक्स्ट हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपने एक वॉकिंग एंसेस्ट्रल प्रिमिटिव इंसेक्टिवोर्स की आपने बात करी, जो कि आपके कैसे हैं, टेरिस्ट्रियल है। तो हमने कहा था कि पहले जो एंसेस्ट्रल लिनियस थी वो कैसे थी, टेरिस्ट्रियल थी। धीरे धीरे इनमें मॉडिफिकेशन हुए अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटाट और अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस। वॉकिंग जो आपके इंसेक्टिवोर्स थे इनमें क्या हुआ, अलग अलग, लाइक आर्बोरियल, फ्लाइंग, ग्लाइडिंग, आर्बोरियल, हैंगिंग थे, वॉकिंग एलिफेंट हुई, कुछ लीपिंग कर रहे हैं जैसे कैंगरूज हैं, स्विमिंग सील है, रनिंग हर्बीवोर्स में डियर है, हॉर्स हैं, चीता है, फर्सोरियल एनिमल्स है यानी बरोइंग एनिमल्स है। तो इन सब में आपको लिम्ब में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन हम एक चीज इसमें देख सकते हैं कि इन सभी स्ट्रक्चर का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान है, ठीक है, जैसे अगर आप हैंड की बात करोगे तो आप किसकी बात करते हैं, ह्यूमरस की बात करते हैं, हम रेडियस अल्ना की बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम हैंड लिम्ब की बात करते हैं तो हम टिबिया फिबुला की बात करते हैं, पेक्टोरल गर्डल्स की बात करते हैं। तो ये जो एक बेसिक बॉडी प्लान है, जो बेसिक अरेंजमेंट है, ये इन सभी में सिमिलर है, ठीक है। आप फ्लाइंग बैट ले लीजिए या आप स्विमिंग सील ले लीजिए या आप रनिंग चीता वगैरह ले लीजिए, तो वहाँ पे सभी में क्या होगा, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान जो है वो सिमिलर होता है। लेकिन आप अगर फ्लाइंग जो बैट है, फ्लाइंग बैट की कंपैरिजन आप बर्ड से करेंगे तो वहाँ पे क्या है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान बिल्कुल डिफरेंट है। फ्लाइंग बैट में अलग तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ है, जबकि आपके बर्ड्स में अलग तरह से डेवलपमेंट हुआ है। तो इन इस तरह के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन, जिनमें बेसिक डेवलपमेंटल प्लान जो है अलग है लेकिन फंक्शन जो है वो सिमिलर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे लाइक अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें जो मैमल्स में है और एक्वेटिक एनिमल्स जो फिशेज में है, अगर हम उन दोनों की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो लिम्ब है उसका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान और फिशेज में जो लिम्ब है उनके बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान में बहुत वेरिएशन होता है। तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। लेकिन अगर हम बात करें इन इस तरह के स्ट्रक्चर की, तो एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ हाँ राम स्वरूप जी, आपकी आवाज कटी हुई आ रही है राम स्वरूप जी। हाँ बताइए। हाँ मैं अभी आती हूँ। हाँ, ठीक है। तो इस तरह में क्या होता है कि आपका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान है वो सिमिलर रहता है, ठीक है। तो एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में हमने देखा। लाइक टूथ रेडिएशन की अगर हम बात करें कि टीथ में कितने सारे के आपको वेरिएशन मिलेंगे, जो कि अलग अलग हैबिटाट में एनिमल्स हैं, अलग अलग फीडिंग है, तो ऑब्वियसली उनके जो फीडिंग पोर्शन है, जो फीडिंग में पार्ट करता है, माउथ पार्ट्स जो है उसमें बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैमल्स विथ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक सिटेशिया, एंट ईटर possess heterodon dentitions teeth in contrast to those reptiles are differentiated into the different form with the very distinct functions. The different type of teeth are incisors for biting, canine for grasping, tear for defense and offense. Premolars and molars are for grinding. The premolar and molar shows great structural modification for different type of food. इंसेक्टिवोर्स एनिमल्स में आपको अलग तरीके से वेरिएशंस मिलेंगे। प्रीमोलर मोलर आर लो क्राउन सिंपल विथ फ्यू कप्स, जनरली शार्प पॉइंटेड एंड सुटेबल फॉर क्रशिंग फीबल प्रे। तो टीथ में आपका देखिए, टीथ में हम लोगों ने मैंने आपको इसके लिए भी वीडियो डाले हुए हैं जिसमें हमने पूरा डेंटिशन डिस्कस किया हुआ है मैमल्स का। तो आप पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इस वाली स्लाइड को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, जिसमें हमने टीथ के टाइप्स, उनके मॉडिफिकेशंस, उनके फंक्शंस सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ये स्लाइड बहुत आसानी से समझ में आएगी। इन कार्निवोरस टाइप प्रीमोलर एंड मोलर हाई क्राउन्ड ट्रैंक sharing structure. The jaws have little or no lateral movement. Cat have no grinding teeth, while dog have more grinders. In odontocity, like tooth whale, there is no tooth differentiation and teeth are particularly alike. Even tooth whale जो इस तरह के होते हैं, बैलिन वेल होती है जिनमें कि टीथ की जगह पे बैलिन प्लेट प्रेजेंट होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फीडिंग को प्रेफर कर रहे हैं। सो
Sperm whale, Physeter, no teeth in upper jaw, but the germs of upper teeth are present, jams. While in the whalebone whale, mysticity, upper teeth are totally absent, and their place taken is by the curious baleen or whalebone, which hang from the प्लेट. तो बेलिन प्लेट होती है, एक्चुअली क्या होते हैं ये लोग इंसेक्टिवोर्स होते हैं, तो प्लेट जो बेलिन प्लेट प्रेजेंट होती है इस तरह से टूथ एक कॉम की तरह एक प्लेट प्रेजेंट होती है, तो वो इंसेक्ट को फिल्टर करने के काम आती है. In herbivores type, incisors for seizing and cutting the vegetation. Ruminant, they are absent in upper jaw, but a horny pad is present there. Canine teeth are of little importance for herbivores, but in musk deer, they are also used in defense, and in swim, they used uprooting the vegetation. Grinders, premolar and molar, may be short crowned, branchiodont adapted for succulent leaves and twigs, or long crowned and hyposodont adapted for the harsh grasses. तो देखिए आप जो आपके टेरिस्ट्रियल हैबिटाट में जो एनिमल्स हैं उसमें भी आपको वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे. इन मेरमेकोफागा जो कि आपके इंसेक्टिवोर्स होते हैं, हैव टीथ वेरी डिसअपियर्ड, jaw reduced and mouth open at the extreme anterior, tubular snout with a highly extensible and prehensile adhesive tongue for eating ants. तो इस तरह से आपको मॉडिफिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. थैंक यू. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा.